तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर क्रोध में थे। किसान पर क्रोध दिखा रहे थे। एक आदमी लालटेन लेकर आते हुए चक्रधर को इस रूप में देखकर चौंक गया। वो धन्ना सिंह था और धन्ना सिंह को देखकर सारा क्रोध शांत हो गया। जिस पर चक्रधर क्रोधित थे वो धन्ना सिंह का भाई था। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 35वीं कड़ी। दूसरी बार गिरते समय उसका दाहिना हाथ उखड़ गया था। धन्ना सिंह ने समझा उसका हाथ टूट गया है। चक्रधर के प्रति उसकी रही सही भक्ति भी गायब हो गई। उनकी ओर लाल नेत्रों से देखकर बोला, सरकार, आपने तो इसका हाथ ही तोड़ दिया। क्या कहें? द्वार पर आए हो, पुरानी बातों का ख्याल है, नहीं तो इस समय क्रोध तो ऐसा आ रहा है कि इसी तरह तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूं। अभी जाकर महाराज के द्वार पर फरियाद करे तो तुम खड़े खड़े बंध जाओगे। बाबू चक्रधर सिंह का नाम तो तुमने सुना ही होगा। अब किसी सरकारी आदमी की मजाल नहीं कि बेकार ले सके। अरे तुम बेचारे किस गिनती में हो? तुम्हारे ही उपदेश से मेरी पुरानी आदत छूट गई। अरे सारे नशे छोड़ दिए मैंने। जिस लाठी से सैकड़ों सर फोड़ डाले होंगे, अब वो भी टूटी हुई पड़ी है। मुझे तो तुमने ये उपदेश दिया और आप लगे गरीबों को कुचलने। अरे मन्ना सिंह ने इतना ही तो कहा था कि रात को यहीं ठहर जाओ, सवेरे चलकर तुम्हारी मोटर पहुंचा देंगे। अरे इसमें क्या बुराई थी? चक्रधर ने ग्लानि वेदना से व्यथित स्वर में कहा, धन्ना सिंह, मैं बहुत लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दो। जो दंड देना चाहो दे दो। मैं सिर झुकाए खड़ा हूं, जरा भी सर ना हटाऊंगा, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालूंगा। ये कहते कहते उनका गला फंस गया। धन्ना सिंह भी गदगद हो गया। अरे भगत जी, ऐसी बातें मत करिए भैया। भाई का नाता बड़ा गहरा होता है। भाई चाहे अपना शत्रु भी हो, लेकिन कौन आदमी है जो भला भाई को मार खाते देखकर क्रोध को रोक ले। मुझे अपना वैसा ही दास समझिए जैसे जेल में समझते थे। आपकी मोटर कहाँ है? चलो मैं उठवाए देता हूँ, या अगर आप हुक्म करें तो गाड़ी जोत लो। चक्रधर ने रोक कर कहा, अरे जब तक इसका हाथ अच्छा ना हो जाएगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धन्ना सिंह, हाँ, अगर कोई आदमी मिले तो उससे मेरी एक चिट्ठी भिजवा दो। धन्ना सिंह, जगदीशपुर में आपका कौन है भैया? क्या रियासत में नौकर हो गए हो? चक्रधर, नौकर नहीं हूं, मैं मुंशी वज्रधर का लड़का हूं। धन्ना सिंह ने चकित नेत्रों से देखकर कहा, सरकार ही बाबू चक्रधर सिंह हैं? धन्य भाग थे कि सरकार के आज दर्शन हो गए। ये कहते हुए दौड़कर घर में गया और एक चारपाई लाकर द्वार पर डाल दी। फिर लपक कर गांव में खबर कर दी। एक क्षण में गांव के सारे लोग चक्रधर को हाजिरी देने पहुंच गए। चारों ओर हलचल सी मच गई। सबके सब उनके यश गाने लगे। अरे जब से सरकार आए हैं हमारे तो दिन ही फिर गए। आपका शीतल स्वभाव जैसा सुनते थे बिल्कुल वैसा ही पाया। साक्षात भगवान हैं आप तो। धन्ना सिंह, अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं और क्रोध में न जाने क्या क्या बक गया। एक बोला, सरकार, अपने को खोल देते तो हम मोटर को कंधों पर लाद कर ले आते। चक्रधर को इन बातों में जरा भी आनंद नहीं आ रहा था। उन्हें उन पर दया आ रही थी। वही प्राणी जिसे उन्होंने अपने कोप का लक्ष्य बनाया था, उनके शौर्य और शक्ति की प्रशंसा कर रहा था। अपमान को निकल जाना चरित्र पतन की अंतिम सीमा है और यही खुशामद सुनकर वो लट्टू हो जाते हैं। जिस वस्तु से घृणा होनी चाहिए उस पर हम फूले नहीं समाते। चक्रधर को अब आश्चर्य हो रहा था, अरे मुझे इतना क्रोध आया कैसे? आज उन्हें अनुभव हुआ कि रियासत की बू कितनी गुप्त और अलक्षित रूप से उनमें समाती जाती है।
कितने गुप्त और अलक्षित रूप से उनकी मनुष्यता, चरित्र और सिद्धांत का ह्रास हो रहा है। चक्रधर को रात भर नींद नहीं आई। बार बार ग्लानि होती रही कि मैं क्रोध के आवेग में क्यों आ गया। जीवन में ये पहला अवसर था कि उन्होंने एक निर्बल प्राणी पर हाथ उठाया था, जिसका समस्त जीवन दीन जनों की सहायता में गुजरा हो। उसकी ये कायापलट नैतिक पतन से कम नहीं थी। चक्रधर तो इस विचार में पड़े हुए थे कि अहिल्या अपने सजे हुए शयनागार में मखमली गद्दों पर लेटी अंगड़ाइयां ले रही थी। जब चक्रधर ने कमरे में कदम रखा तो अहिल्या त्योरियां चढ़ाती हुई बोली, अब तो रात रात भर आपके दर्शन नहीं होते जी। चक्रधर, कुछ तुम्हें खबर भी है? आध घंटे तक जगाता रहा, जब तुम नहीं जागी तो चला गया। यहां आकर तुम सोने में बहुत कुशल हो गई हो। अहिल्या, अरे क्या सचमुच में बहुत सोती हूं? चक्रधर, अच्छा, अभी भी तुम्हें उस पर संदेह है? घड़ी देखो, 8 बज चुके हैं और तुम 5 बजे उठकर घर का धंधा करने लगा करती थी। अहिल्या, अरे तब की बातें जाने दो, अब उतने सवेरे उठने की जरूरत ही क्या है? चक्रधर, तो क्या तुम उम्र भर यहां मेहमानी खाओगी? अहिल्या ने विस्मित होकर कहा। क्या मतलब? चक्रधर, इसका मतलब यही है कि हमें यहां आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब घर चलना चाहिए। अहिल्या, अपना घर कहाँ है? चक्रधर, अपना घर वही है जहां अपने हाथों की कमाई है। ससुराल की रोटियां बहुत खा चुका, खाने में तो बहुत मीठी मालूम होती हैं, पर उनमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने ही दिनों में हम कुछ के कुछ हो गए। यहाँ कुछ दिन और रहा तो कम से कम मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अरे, कल मैंने एक गरीब किसान को मारते मारते अधमरा कर दिया, और उसका कसूर केवल इतना था कि वो मेरे साथ आने पर राजी नहीं हो रहा था। अहिल्या, अरे कोई बात नहीं, गवारों के उज्जटपन पर कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। मैं ही यहाँ दिन भर इन लड़कियों पर छल्लाती रहती हूँ, मगर मुझे तो कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि घर छोड़कर भाग जाऊं। चक्रधर, तुम्हारा घर है, तुम रह सकती हो, लेकिन मैंने तो जाने का निश्चय कर लिया है। अहिल्या ने अभिमान से सर उठाकर कहा, तुम न रहोगे तो मुझे यहां रहकर क्या लेना है? मेरी राजपाट तो तुम हो। जब तुम ही ना रहोगे तो अकेली पड़ी पड़ी मैं क्या करूंगी? जब चाहे चले चलो, पिताजी से पूछ लो, उनसे बिना पूछे जाना तो उचित नहीं होगा ना। मगर एक बात अवश्य कहूंगी, हम लोगों के जाते ही यहाँ का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।